क्या रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत रहा है? कश्मीर वाले अलगाववादी प्रोफेसर से मिलने पर रविंद्र ने झूठ क्यों बोला? सटोरिये ज्यादा भाटी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? और सबसे बड़ी बात, रविंद्र सिंह भाटी का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन है? इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर ऐसा लग रहा था कि केवल और केवल बाड़मेर सीट के ऊपर चुनाव हो रहा है। सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही दिख रहा था और उसका कारण यह था कि रविंद्र सिंह भाटी को हर जगह शेयर किया जा रहा था और वो एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप के अंदर प्रदर्शित किए जा रहे थे। अलग अलग जगह जाकर उन्होंने सभाएं भी की और यहां पर उनकी सबसे बड़ी कमी सामने आ गई कि उन्होंने हर जगह जाकर राजपूत होने की बात कही और इसी वजह से उनके ऊपर जातिवाद का ठप्पा लग गया। कहने को तो सब बोलते हैं कि 36 कौम के नेता हैं, मगर अभी जो प्रदर्शन हुए हैं सबको पता है कि 35 में से एक ही आदमी वहां पर नहीं था। और आज के टाइम के अंदर रविंद्र सिंह भाटी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो राजपूत समुदाय है, जो उसे पॉलिटिक्स के अंदर एक जातिवाद नेता के तरीके से पेश कर रहा है। यह वही भूल है जो हनुमान बेनीवाल पहले कर चुका है और आज उसकी स्थिति ऐसी है कि आज अगर लोग कह रहे हैं फर्जी वोट अगर खींवसर के अंदर नहीं पड़ते तो हनुमान बेनीवाल 2500 से नहीं बल्कि जीतने के बजाय 7,500-8,000 वोटों से हार रहा था। बाड़मेर में कैलाश चौधरी की स्थिति बिल्कुल जीरो बताई जा रही है और लोग ये कह भी रहे थे कि 11 बजे बाद वो किसी बूथ पर दिखे नहीं। असली बात यह है कि 11 बजे तक 30% के आसपास बाड़मेर में वोटिंग हो चुकी थी और उस समय तक ट्रेंड दिखाई दे चुका था। हर एक नेता को पता था कि आगे क्या होने वाला है और उसके बाद में हुआ भी वही, केवल बवालिए रह गए। विधानसभा चुनाव के अंदर अशोक गहलोत के खिलाफ बहुत ही भयंकर एक रोष था और उस रोष को कैश करने के लिए रविंद्र भाटी ने बहुत ही अच्छा दम लगाया और उनके दोस्तों ने अच्छा काम किया और वो जो जीत थी उसके अंदर जातिवाद कम और रोष ज्यादा था, एग्रेशन ज्यादा था, जो कि भाटी को सूट भी कर रहा था। मगर रिजल्ट क्या निकला? जो पूरी की पूरी विधानसभा के लोगों को उसने बोला कि मैं जाकर ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो लोकसभा चुनाव के अंदर व्यस्त हो गया। एक प्रकार से देखा जाए, चाहे किसी को बुरा लगे, मगर अपने विधानसभा के लोगों के साथ में वो वादा खिलाफी तो कर चुका है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि रविंद्र भाटी इस समय केवल 26 साल का है और काफी संयमित इंसान है, जिनको मैं जहां तक देख पा रहा हूं आगे का उनका भविष्य उज्जवल है। अब 26 साल से 30 साल तक के भी जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर ईमानदार होते हैं और इसी ईमानदारी के चक्कर के अंदर जब वो लंदन गए, सबसे पहले ये खबर पवन पारीक नाम के एक आक्रामक एक्टिविस्ट ने मुझे बताई थी। ये वही पवन पारीक है जिन्होंने गहलोत के नामांकन के ऊपर सवाल उठाया था और उन्होंने पूरे के पूरे सबूत दिए थे कि इस समय वहां पर रविंद्र भाटी राहुल गांधी के साथ में मिलकर यह खेल कर रहा है। मगर वो फोटो नहीं आई, फोटो केवल वो आई जो कश्मीर के एक्टिविस्ट के साथ में आई थी। मैंने उनको बोला था कि इन सब चीजों का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चा है, कहीं भी जाकर किसी से मिल ले। मगर उसके बाद के अंदर जब चुनाव के टाइम में यह मुद्दा उठा और रविंद्र भाटी ने यह कहा कि मैं बाड़मेर के लोगों को किस प्रकार से नौकरी के अवसर उपलब्ध करा सकता हूं, यह बात मिलने गए थे, तो यह कोरी बकवास थी। इस बात का कोई सेंस नहीं था। बाड़मेर से और लंदन के अंदर उस आदमी के पास जाने के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली से लंदन जाना पड़ता है और लंदन में भी उस आदमी से जाकर पूछ रहे हो कि बाड़मेर के अंदर रोजगार कैसे उपलब्ध करवाओ। यह बात किसी को जमती नहीं। रास्ते के अंदर कोई नहीं मिला आपको। उसके ऊपर मैंने खुद ने जब रिसर्च की इस आदमी के ऊपर, तो इस आदमी का कोई भी पुराना काम जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर के अंदर लिखा हुआ है कि इसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, किसी 5 आदमी को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए, तो उससे रोजगार के उपलब्ध करवाने के लिए रविंद्र सिंह भाटी का वहां पर जाना कोई मतलब नहीं लगता। मगर एक युवा लड़का जो कि आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको कई सारे लोग जो फंड कर रहे हैं, वो अगर किसी से बोले कि आप इससे मिल लो उससे मिल लो, तो उसके अंदर कोई खास हर्ज है नहीं। और मैंने उस समय यही बोला था कि अगर ये बाहर वाले जो लोग हैं रविंद्र को फंड कर भी रहे हैं तो इसके अंदर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। राजपूत लड़का है, देश के खिलाफ जाएगा नहीं, उल्टा यह होगा कि ये इसके ऊपर पैसा खर्च करके समझ जाएंगे कि भारत के लड़कों को इस प्रकार से खरीदने वाली चाल चलेगी नहीं। फलौदी का सट्टा बाजार कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है बाड़मेर के, और बाड़मेर के अंदर जो वोट होता है, हर तरफ की जो वोट होते हैं, उसी प्रकार से बाड़मेर के अंदर धन बल का प्रयोग ज्यादा होता है। वहां पर सामने जो हरीश चौधरी और उमेदराम थे, इनके पास में एक विधानसभा ने एक तरफा वोटिंग की है और इसी बात से आपको यह समझ लेना चाहिए कि भाटी की राह कोई आसान नहीं है। अमीन खान ने उनको समर्थन जरूर दिया है कि ये वहां पे चले जाएगा तो इसकी जगह मैं विधायक बन जाऊंगा, क्योंकि आज के टाइम के अंदर अमीन खान की दुकान भी बंद है। मगर उससे बहुत सारे मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ जाने से हट जाएंगे।
ऐसा लगता तो नहीं है। शुरुआत के अंदर कैलाश चौधरी को तीसरे नंबर के ऊपर बताया जा रहा था। धीरे धीरे पता पड़ा कि तीसरे नंबर पे नहीं, हो सकता है दूसरे नंबर पे आ जाएं। कुछ कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि पहले पे आ जाएं। ज्यादातर लोग जो आकलन करते हैं वो सारे के सारे नोएडा में बैठे होते हैं, यूपी बिहार के अंदर बैठे बैठे सोशल मीडिया पे जो मिलता है उसी पर आकलन कर रहे होते हैं। उनको वहां की स्थिति के बारे में कुछ ही नहीं पता। मगर यहां पर यह बात बिल्कुल तय है कि बीजेपी के राजपूत वोटर्स का एक बहुत ही बड़ा प्रतिशत, आप ये मान लीजिए कि इसको कहा जाए कि सारे ही उधर चले गए तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। मगर इसका उल्टा असर पड़ा उम्मेदाराम बेनीवाल को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कि बहुत सारे जाट वोटर इधर चले गए। कैलाश चौधरी हालांकि बीजेपी से हैं, जाट हैं, मगर जाट जो है वो अभी भी कांग्रेस को पहली वरीयता रखते हैं और यह वरीयता अब थोड़ी सी कम तो होती जा रही है मगर पूरी हटी नहीं। अब मामला सभी के सभी लोग बोल रहे हैं त्रिकोणीय है, मगर मेरे हिसाब से रविंद्र भाटी को थोड़ा सा दूसरों के मुकाबले में एज है। अगर वो जीत जाते हैं तो थोड़े बहुत वोटों से जीतेंगे, मगर उनकी जो जीत है उससे ज्यादा मैं ये उनको ये देखना चाहता हूं कि वो सांसद बनकर क्या करते हैं। लोकसभा के अंदर जाने के बाद में उनको कई सारे प्रेशर्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के अंदर बाड़मेर वाले चुनाव में कम से कम 125 करोड़ रुपए खपे हैं और इसके अंदर रविंद्र भाटी को भी कहीं ना कहीं हाथाजोड़ी करनी पड़ी होगी, जिसको वो मानेगा नहीं, मगर ये यथास्थिति है। नए जो वोटर्स आए हैं उन्होंने बहुत ही बड़े प्रतिशत के साथ में रविंद्र भाटी को जरूर वोट किया होगा, मेरा यह मानना है, क्योंकि युवाओं को युवा ही आकर्षित करता है। राहुल गांधी भी एक समय किया करते थे जब वो युवा थे, आजकल तो वो डोकरों की कैटेगरी में आते हैं मगर फिर भी अपने आप को युवा बोलते हैं। बाड़मेर के लोगों को यहां पर एक बात को समझना चाहिए कि ना तो वहां का एमएलए बनकर कोई उनके लिए रातों रात कुछ परिवर्तन ला सकता है और ना ही कोई सांसद बनकर ला सकता है, मगर युवा अगर आगे जाएगा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है और कोई भी युवा अगर आगे पहुंचता है उसके साथ में कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ धोखे भी होंगे, मगर फिर भी उसकी एनर्जी का मुकाबला ज्यादा उम्र के लोग नहीं कर सकते। यहां पर रविंद्र भाटी को देखना होगा कि वो किस विचारधारा के साथ में जुड़ता है, क्योंकि कैंडिडेट का जो आकर्षण है वो इस बार था, अगली बार उनके पास में वो नहीं होने वाला। मेरे हिसाब से रविंद्र भाटी निकल रहे हैं वहां से और कैलाश चौधरी थोड़े से पीछे रह रहे हैं, मगर बहुत सारे अन्य ये मान रहे हैं कि उम्मेदाराम निकल रहे हैं, रविंद्र भाटी सेकंड और कैलाश थर्ड है। सीकर के भी बहुत ही अंदर तक खबर निकाल के लेकर आने वाले रिपोर्टर दिलराज और सुल्तान भी वहां पर थे और उन्होंने भी एक ही बात बताई कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही माहौल है, सब जगह मामला बटा हुआ है। मगर रविंद्र के वीडियो ज्यादा चलते हैं इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा चलाए जा रहे थे। वैसे ये रविंद्र भाटी के ऊपर आज तक का मेरा पहला वीडियो है, क्योंकि चलने वाला कंटेंट नहीं, मैं सिर्फ वही कंटेंट आपके सामने लेके आता हूं जिसके कोई वैल्यू होती है। नमस्कार।